A very good morning and Jai Hind students. Welcome to the sociology class. You all are fine? Very good. In the previous lecture we have revised important question of chapter 2. Today I have taken two important topics from chapter 3, social institution continuity and change. First topic is Sanskritization and second is dominant caste. Both topics are very important और संस्कृताइजेशन तो एवरी ईयर रिपीट हुआ है एग्जाम में, है ना. 2019, 2018, 2017, 16, 15, 14, 4-5 टाइम तो ये रिपीट हुआ ही है ये संस्कृताइजेशन. अब चाहे ये शॉर्ट क्वेश्चन में है, वेरी शॉर्ट में है, तो गिव द मीनिंग ऑफ संस्कृताइजेशन, डिफाइन द टर्म संस्कृताइजेशन, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन, है ना, व्हाट इज दी संस्कृताइजेशन. या फिर लॉन्ग में आया तो प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन इंक्रीजेज इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन एक्सप्लेन. इस तरीके से लॉन्ग में आ जाता है ना. तो लेकिन ये हर बार संस्कृताइजेशन तो रिपीट होता ही है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. साथ ही साथ दोनों ही टॉपिक ऐसे हैं कि वेरी इजी टू अंडरस्टैंड बट हार्ड टू एक्सप्लेन. आपको मैं समझाऊंगी, एकदम समझ जाओगे आप भी, है ना. लेकिन एक्सप्लेन करने में थोड़े हार्ड टॉपिक्स हैं, इसलिए आपको इससे रिलेटेड एग्जांपल सेट करने पड़ेंगे, है ना, तभी आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे. ठीक है. Start with the question, what is Sanskritization? The concept Sanskritization was first introduced by Professor M.N. Srinivas, the famous Indian sociologist. Sanskritization का concept Professor M.N. Srinivas ने दिया था, जो कि इंडिया के famous sociologist थे. He explained the concept of Sanskritization in his book Religion and Society Among the Crooks of South India to describe the cultural mobility in the traditional caste structure of Indian society. उन्होंने ये कॉन्सेप्ट अपनी बुक रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द क्रूक्स ऑफ साउथ इंडिया में दिया था, जिसमें उन्होंने ये डिस्क्राइब किया था कि किस तरीके से कल्चर मोबिलिटी होती है जो हमारा ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम है उसके अंदर. आप प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास को और इनकी जो ये बुक है इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं. ठीक है. इन हिज स्टडी ऑफ द क्रूक्स ऑफ मैसूर ही केम टू नो दैट द लोअर कास्ट वर ट्राइंग टू रेज दियर स्टेटस, their caste hierarchy of adopting some cultural idols of the Brahmins. जब वो स्टडी कर रहे थे क्रुक्स की मैसूर में, क्रुक्स एक जगह का नाम है ना, मैसूर में, तो उन्होंने देखा कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो अपने स्टेटस को को रेज करने की कोशिश कर रहे हैं, अप करने की कोशिश कर रहे हैं. जो लैडर है इस सोसाइटी में, हमारी कास्ट की जो एक लैडर है उसमें अपने जो स्टेटस को उसको अप करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना. और किस तरीके से अडॉप्टिंग सम कल्चरल आइडल्स ऑफ द ब्राह्मण्स के कुछ कस्टम, उनके रिचुअल्स, उनके आइडल्स को फॉलो कर रहे हैं, है ना. और अच्छा, एक चीज और है कि क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है कि वो अपना स्टेटस को अप करना चाह रहे हैं. क्यों? क्योंकि जो हमारा जो कास्ट सिस्टम है उसमें जो पॉल्यूशन और प्योरिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि ये कहा गया है कि जो अपर कास्ट है वो सबसे ज्यादा प्योर होती है, उसके बाद जो कास्ट नीचे आती चली जाती है वो कास्ट कैसे होती जाती है, इम्प्योर हो जाती है, पॉल्यूटेड होती जा रही है. तो इसमें जो लोअर कास्ट के लोग जो है वो अपने आप को इन्फीरियर फील करते हैं और अपने जो स्टेटस है उसको अप करना चाहते हैं, इसलिए वो जो प्रैक्टिसेस हैं अपर कास्ट की उनको अपना रहे हैं. ये किसने देखा था? ये देखा था M.N. श्रीनिवास ने, है ना. टू एक्सप्लेन दिस प्रोसेस ऑफ मोबिलिटी श्रीनिवास यूज द टर्म ब्राह्मणाइजेशन. लेटर ऑन ही कॉल्ड इट संस्कृताइजेशन इन अ ब्रॉड सेंस. जब उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया फर्स्टली इस मोबिलिटी को, तो श्रीनिवास ने फर्स्टली इसका कहा था ब्राह्मणाइजेशन, लेकिन बाद में इन्होंने ब्रॉड सेंस में शब्द क्या वर्ड यूज किया, संस्कृताइजेशन. Defining Sanskritization, Srinivas writes, Sanskritization is a process by which a lower caste or tribe or any other group change its custom, rituals, ideology and way of life in the direction of a higher or more often twice born caste. इसको डिफाइन करते हुए संस्कृताइजेशन को श्रीनिवास ने लिखा है कि संस्कृताइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी लोअर कास्ट, ट्राइब या फिर कोई भी ग्रुप
आप सबसे पहले तो आप इसको कहना लोअर कास्ट ही अपने स्टेटस को अप करना चाहती है ना, तो ये याद रखिएगा। चेंज ग्रुप चेंज इट्स कस्टम, अपने कस्टम चेंज कर रही है, रिचुअल, आइडियोलॉजीज और वे ऑफ लाइफ को चेंज कर रही है। किस डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ अ हायर और मोर ऑफन ट्वाइस बोर्न कास्ट, किसी हायर कास्ट की डायरेक्शन में, है ना। और ट्वाइस बोर्न कास्ट से क्या मतलब है? ट्वाइस बोर्न कास्ट का मतलब है ब्राह्मण, है ना। ब्राह्मण्स को बोलते हैं ट्वाइस बोर्न कास्ट। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण ही इसको द्विज बोलते हैं हिंदी में। संस्कृत का वर्ड है ये द्विज, क्योंकि ब्राह्मण्स को ये माना जाता है कि उनका 2 बार, मतलब इसके अकॉर्डिंग है कि 2 बार जन्म होता है। कि एक तो फिजिकली सबका जैसे जन्म होता है, और उसके बाद जब उनको जनेऊ संस्कार वो होता है ना उनका संस्कार, उसमें उनका एक स्पिरिचुअल जन्म होता है। तो ट्वाइस बोर्न कास्ट ब्राह्मण्स को कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ संस्कृताइजेशन का क्या मीनिंग हुआ कि जब कोई भी लोअर कास्ट, ट्राइब और ग्रुप अपने रिचुअल्स, कस्टम, आइडियोलॉजीज को चेंज करता है किसी अपर कास्ट की डायरेक्शन में, या फिर हम कह सकते हैं कि किसी भी अपर कास्ट की आइडियोलॉजी, रिचुअल्स को या फिर वे ऑफ लाइफ को फॉलो करता है कोई भी लोअर ग्रुप या लोअर कास्ट, तो हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसे संस्कृताइजेशन बोलते हैं, ठीक है। नाउ द टर्म desensitization. It is a phenomenon reverse of Sanskritization coined by M.N. Srinivas in anthropology. Desensitization is reverse of Sanskritization. और किसने दिया? ये भी श्रीनिवास ने दिया है ना, M.N. श्रीनिवास ने. It means when a upper caste tries to reduce its identity to a lower caste to obtain certain benefits, for example reservation in jobs. इसमें क्या होता है कि जब कोई अपर कास्ट अपनी आइडेंटिटी किसी लोअर कास्ट में शो करने की कोशिश करती है, मिलाने की कोशिश करती है, तब उसको हम डीसंस्कृताइजेशन कहते हैं. क्यों? और ये आप सोसाइटी में देख भी सकते हैं, क्योंकि सोशियोलॉजी जो एक सब्जेक्ट है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी हम कह सकते हैं कि लेबोरेटरी ही सोसाइटी है, जिसकी सारी टर्म्स को हम सोसाइटी के अंदर देख सकते हैं. क्या होता है देखो, इसका एग्जांपल है, आप दे सकते हो कि हरियाणा के में जो जाट हैं उन लोगों को पहले वो ओबीसी में आते थे, है ना, लेकिन बाद में अब उन लोगों को ओबीसी की जो सूची है उससे निकाल दिया गया है कि भाई वो अब अदर बैकवर्ड कास्ट में नहीं आते हैं, उनको निकाल दिया गया है. तो इसको लेकर हरियाणा के जो जाट हैं उन्होंने काफी विद्रोह किया, आंदोलन किए, है ना, काफी तोड़फोड़ आगजनी की वहां पे कि हम लोगों को ओबीसी की सूची में रखिए. क्यों? क्योंकि इसके पीछे क्या था? रिजर्वेशन इन जॉब्स. वो कुछ बेनिफिट्स लेना चाहते हैं वो लोग. और ये जो होता है ना, ये जो अपर कास्ट अपने आप को लोअर कास्ट में रिड्यूस करना चाहती है, मिलाना चाहती है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स लेने की वजह से. ये अपने रिचुअल्स और अपने वे ऑफ लाइफ को चेंज नहीं करते लोअर कास्ट के अकॉर्डिंग. ये सिर्फ कुछ बेनिफिट्स लेने की वजह से ही अपने जो अपर कास्ट है लोअर कास्ट में, जो यानी कि जैसे कह सकते हैं कि ओबीसी में अपने आप को शो करना चाहते हैं, वो इसीलिए करना चाहते हैं क्योंकि इन्हें क्या मिलेगा? रिजर्वेशन मिलेगा जॉब्स में, क्योंकि ओबीसी वालों को 27% रिजर्वेशन मिलता है. तो इसीलिए ये आप इस तरीके से इसको डीसंस्कृताइजेशन को एग्जाम में एक्सप्लेन कर सकते हैं. ठीक है ना. अब देखिए संस्कृताइजेशन से लेकर डीसंस्कृताइजेशन तक आपके कितने सारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस क्लियर हो गए. फर्स्ट इज डिफाइन संस्कृताइजेशन, सेकंड इज हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन, थर्ड इज नेम 2 इंडियन सोशियोलॉजिस्ट M.N. श्रीनिवास और D.P. मुखर्जी, मैंने आपको बताया. द फोर्थ इज हु रॉट द बुक रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द ग्रुप्स ऑफ साउथ इंडिया, और in which book M.N. Srinivas give the concept of Sanskritization. या fifth is what is desensitization, और sixth is difference between संस्कृताइजेशन एंड desensitization. इतने से ही पार्ट में आपके 7 क्वेश्चंस निकल गए वेरी शॉर्ट. ठीक है. नाउ डोमिनेंट कास्ट. डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट भी M.N. श्रीनिवास ने ही दिया है. डोमिनेंट कास्ट मीन्स जिस कास्ट का उस रीजन में, एक पर्टिकुलर रीजन में वो रहता है, दबदबा कह सकते हैं हम, जैसे जो दबंग टाइप लोग होते हैं, दबदबा रहता है जिस कास्ट का, उसको हम डोमिनेंट कास्ट कहते हैं, या फिर प्रमुख जाति के नाम. ठीक है. डोमिनेंट कास्ट वॉज दोज विच हैड अ लार्ज पॉपुलेशन एंड वर ग्रांटेड लैंड राइट्स. एक पर्टिकुलर रीजन में जिस कास्ट की पॉपुलेशन ज्यादा होती है
है ना, और जिनके पास लैंड राइट्स भी ज्यादा होते हैं, जिनके पास जो लैंड फॉर्म होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। दे वर पॉलिटिकली, सोशली एंड इकोनॉमिकली डोमिनेंट इन दियर रीजन्स, फॉर एग्जाम्पल, और जो पॉलिटिकली, सोशली और इकोनॉमिकली अपने रीजन में पावरफुल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से? द यादव्स ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश, एंड वोकालिंगास ऑफ कर्नाटका, the Reddis and Khammas of Andhra Pradesh, the Marathas of Maharashtra, Jat of Punjab, Haryana and West Uttar Pradesh, and the Pattidars of Gujarat. ये लोग अपने अपने रीजन्स के डोमिनेंट कास्ट हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट कास्ट सिस्टम इम्पोजेज ऑन इट्स मेंबर्स? क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है बोर्ड के एग्जाम में, है ना। द रूल्स एंड रेगुलेशंस विच अ कास्ट इम्पोज ऑन इट्स मेंबर्स आर फॉलोज। कौन कौन से ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो कास्ट अपने मेंबर्स पर लगाती है, ठीक है। फर्स्ट इज इनएबिलिटी टू मूव अप और डाउन द स्टेटस लैडर। An individual is required to remain in the same caste in which he had a chance to born. The movement up and down the status ladder is practically impossible. इसके अकॉर्डिंग जिस भी हमने कास्ट में एक बार जन्म ले लिया उसको हम चेंज नहीं कर सकते, है ना। जो जीवन पर्यंत हम उसी कास्ट के मेंबर बने रहेंगे, है ना। और अप डाउन नहीं हो सकता, ना हम अपर कास्ट में जा सकते हैं। अगर हम लोअर कास्ट में के मेंबर हैं तो हम अपर कास्ट में नहीं जा सकते, अगर हम अपर कास्ट के मेंबर हैं तो हम लोअर कास्ट में नहीं जा सकते। हम अपने पूरे लाइफ लॉन्ग उसी कास्ट के मेंबर बने रहेंगे, ठीक है। ये इम्पॉसिबल है कि हम अपने उसको स्टेटस को कास्ट वाइज चेंज कर सकें। सेकेंड इज एंडोगैमी। मैरिज आउटसाइड द कास्ट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। अपनी कास्ट से बाहर शादी करना बिल्कुल वर्जित है इसमें। जो कास्ट सिस्टम है, अपने ही ग्रुप में, अपने ही कास्ट में शादी करनी होगी, है ना। थर्ड इज रेस्ट्रिक्शन ऑन फीडिंग एंड सोशल इंटरकोर्स। द ट्वाइस बॉर्न कास्ट कांट एक्सेप्टेड कच्चा फूड फ्रॉम शूद्र। जो ब्राह्मण्स हैं, ट्वाइस बॉर्न कास्ट मैंने बताई थी ब्राह्मण्स होते हैं, ब्राह्मण्स हैं वो कच्चा फूड शूद्रों से एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। द सोशल इंटरेक्शन विद द लोअर कास्ट इज रेस्ट्रिक्टेड। जो सोशल जो लोअर कास्ट थी उनका जो सोशल इंटरेक्शन था वो बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड था, वो सोशल बिल्कुल हो ही नहीं सकते थे। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, इवन द शेडो ऑफ शूद्रा इज कंसीडर्ड टू स्पेल अ डिजास्टर ऑन अ ब्राह्मण। अगर ब्राह्मण के ऊपर शूद्रों की, मतलब पहले होता था ऐसे, अब तो नहीं होता, ब्राह्मणों के ऊपर शूद्रों की अगर शेडो भी आ गई है ना तो ये वो सोचते थे ये अपवित्र हो गए थे, वो दोबारा नहाते थे, कुछ संस्कार करते थे, उसके बाद उनको ये माना जाता था ये शुद्ध हो गए हैं। ये लेकिन पहले होता था, ये आजकल नहीं होता है ना। फोर्थ इज चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन। The members of caste are required to follow the occupation which is meant for the particular job. For example, the Brahmins are meant for priestly job, Kshatriya as warriors, Vaishyas as traders, and Shudras for cleaning and worse jobs. क्या जो ऑक्यूपेशन था उसके लिए नो चॉइस था। मतलब ये था कि भाई जो आपके पीछे से पूर्वज जो करते आ रहे हैं वही आपको फॉलो करना है, या जो आपकी कास्ट के साथ जुड़ा हुआ है, जो पर्टिकुलर कास्ट के साथ एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन जुड़ा हुआ रहता था पहले, तो वही आपको करना होगा। ये भी पहले होता था, अब नहीं होता, ठीक है। द मेंबर्स ऑफ कास्ट क्या है कि उनको वही, जो मेंबर्स हैं कास्ट के, उनको वही ऑक्यूपेशन फॉलो करना पड़ता था जो उनका कास्ट वाइज है। जैसे कि जो ब्राह्मण्स है वो क्या है, वो प्रिस्टली जॉब, या तो पुजारी बनेंगे, पंडित है तो पंडिताई करेगा, या फिर टीचर बनेगा, है ना। और फिर क्षत्रिय क्या बनेंगे, वॉरियर बनेंगे। वैश्य क्या बनेंगे, जो ट्रेडर्स होते हैं वो बनेंगे, व्यापारी। और शूद्रों के लिए जितनी भी क्लीनिंग जॉब थी, जो सबसे वर्स्ट जॉब थी, जो इन्हें कोई नहीं करता था, वो शूद्रों के लिए छोड़ दी गई थी, जो साफ सफाई के काम थे या लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब क्या होता है, जो पंडित हैं वो आर्मी भी ज्वाइन कर रहे हैं, है ना। जो क्षत्रिय हैं वो टीचिंग भी कर रहे हैं, जो शूद्र हैं वो भी अब प्रोफेसर बन रहे हैं, है ना। और जो वैश्यज हैं वो भी और डिफरेंट वर्क कर रहे हैं, है ना।
तो इसलिए अब ये वेरी नहीं कर रहा है कास्ट सिस्टम ने। फिफ्थ इज सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटी। The people of lower caste are subjected to several discriminations. They are required to live at the outskirts of the village and are not allowed to draw water from the village well. Their entry in the village is strictly restricted. कुछ जो डिसेबिलिटीज थी जो पर्टिकुलर कर दी गई थी कि ये लोअर कास्ट के लिए ही हैं, है ना। जैसे कि क्या क्या थी कि उनको क्या नहीं था, वो क्या नहीं, एक तो उससे बाहर रहना पड़ता था, विलेज से बाहर रहने को एरिया उनको दिया जाता था, और उनको जो सार्वजनिक कुएं होते थे उसके अंदर, गांव के अंदर, उनमें से पानी नहीं लेने दिया जाता था, उनको किसी टेम्पल में एंट्री नहीं दी जाती थी, और वो विलेज के अंदर भी उनका आना प्रोहिबिटेड था। ये सारी जो लगाई गई थी रिस्ट्रिक्शंस, ये किसके लिए थी? ये लोअर कास्ट के लोगों के लिए थी। ये साथ साथ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि पहले ऐसा होता था, अब ऐसा नहीं हो रहा। ये साथ साथ इसलिए बता रही हूँ मैं कि कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्या चेंजेस आए हैं कास्ट में अकॉर्डिंगली, कि पहले क्या था और अब क्या था। इसलिए मैं आपको ये दोनों चीजें एक्सप्लेन करती हुई चल रही हूँ, ठीक है। नाउ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप। व्हाट आर द 3 मेन फीचर्स ऑफ डोमिनेंट कास्ट? डोमिनेंट कास्ट मैंने अभी आपको समझाया है कौन कौन से 3 मेन इसके फीचर्स। फर्स्ट इज लार्ज नंबर, सेकंड इज लैंड एंड इकोनॉमिक पावर, अभी बताया है ना। थर्ड इज पॉलिटिकल पावर, ठीक है। अ फैमिली ऑफ अ मदर विद हर चिल्ड्रन एंड दियर चिल्ड्रन इज कॉल्ड, कौन सी फैमिली होती है? मैट्रियार्कल। What are the 3 most important social institution of a society? कौन से most important institution society के? First is caste, second is family, third is tribe, ठीक है। इन्हीं का तो इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं इनको, है ना। The 4 phase division of the society is called, क्या कहते हैं? कास्ट भी कह सकते हैं हम, और फिर वर्ना भी कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर फॉर्मिंग कम्युनिटी आइडेंटिटी। इसको मैंने क्वेश्चन को इसलिए लिया है कि कम्युनिटी आइडेंटिटी से आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये वो एस्क्राइब्ड ग्रुप है ना। द कम्युनिटी आइडेंटिटी बेस्ड ऑन बर्थ and belonging to particular family, caste, religion, kinship, etc. and is an ascribed status. कम्युनिटी आइडेंटिटी कौन सी होती है? जिससे हम समाज में पहचाने जाते हैं, है ना। या जहाँ पे हमने बर्थ लिया है, यानी कि जिस परिवार में हमने जन्म लिया है, हम उस परिवार से एक तो पहचाने जाते हैं, जो हमारी फैमिली है। कास्ट, जिस कास्ट में हमने पर्टिकुलरली जन्म लिया है, या फिर जिस रिलीजन के हम हैं, या फिर जो हमारे रिश्तेदार हैं, इनसे ही तो हम समाज में पहचाने जाते हैं, है ना। और ये क्या होता है? एस्क्राइब्ड होता है, इसके लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो ये क्वेश्चन अगर आता है कि कम्युनिटी आइडेंटिटी या फिर आता है एस्क्राइब्ड स्टेटस, तो आपको सेम आंसर लिखना है, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इस चैप्टर में से जो मैंने आपको कराए हैं। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो इस चैप्टर में हैं, वो आपको क्लियर होनी चाहिए। ये क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि इससे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस बहुत बनते हैं और मोस्टली आते हैं एग्जाम में, है ना। जैसे कि कास्ट, क्लास, जाति। अब बोलोगे आप जाति और कास्ट में क्या अंतर है? कास्ट पुर्तगाली लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है कास्टा से, और जाति संस्कृत लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। जाति, कास्ट, वर्णा, पंचमास, मैट्रियार्की, पेट्रियार्की, डेफिनेशन ऑफ ट्राइब, डेफिनेशन ऑफ फैमिली, ये आपको टिप्स पे होनी चाहिए एकदम, है ना। और इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क मी, है ना, एनी टाइम। और दिस लेक्चर इज ओवर नाउ। जय हिंद, बाय बाय।